सेना भवतु सेनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। सुप्रभात। मैं डॉक्टर शाह सुल्ताना एक बार फिर से आप सबों के समक्ष अपने इस चैनल संस्कृत ज्ञान कोश को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज के इस वीडियो में मैं इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से जो बच्चे इस वर्ष एमए संस्कृत द्वितीय वर्ष की परीक्षा देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए मैंने यह वीडियो बनाया और इस वीडियो के अंतर्गत मैं आने वाले संभावित प्रश्नों के विषय में कुछ चर्चाएं करूंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि 28 दिसंबर को MSK 04 आधुनिक संस्कृत साहित्य एवं साहित्य शास्त्र की परीक्षा होने वाली है। तो इससे संबंधित किन किन प्रश्नों की आप तैयारियां करें और किन किन प्रश्नों पर विशेष रूप से दृष्टि डालें, उनके विषय में यहाँ पे आप लोगों के समक्ष में चर्चा करूंगी। तो आइए सर्वप्रथम इसके अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों पर दृष्टि डालते हैं। इसके अंतर्गत आपको 5 खंडों में अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करनी है। प्रथम खंड के अंतर्गत आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास है, जिसके अंतर्गत 4 इकाइयां हैं। इनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, पहले इस पर विचार करते हैं। तो जो इकाई 1 है आधुनिक काव्य विधाएं, इसमें आप देख रहे हैं गद्य, पद्य और नाट्य रचनाओं के विषय में दिया गया है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो गद्य साहित्य के उद्भव एवं विकास, पद्य साहित्य के उद्भव एवं विकास एवं नाट्य रचनाओं के उद्भव विकास से संबंधित प्रश्न आते हैं और आ चुके हैं। तो इनसे संबंधित आप इस प्रकार से तैयारियां करें कि सर्वप्रथम आप गद्य रचना का जो आधुनिक जो समय में जो गद्य रचनाएं हुई हैं, प्राचीन के विषय में आप भूमिका में लिख सकते हैं, लेकिन आधुनिक में जिन जिन गद्य रचनाएं की रचना हमारे साहित्यकारों ने की है उनके विषय में देना होगा। कुछ कुछ उनके उदाहरण भी देने होंगे। उसी प्रकार से पद्य रचनाओं के विषय में जो आधुनिक पद्य रचनाएं हुई हैं, उन जो साहित्यकार हुए हैं उनके विषय में आपको बताना होगा। उसी प्रकार नाट्य रचनाओं के विषय में भी बताना होगा। तो यूं तो हर विधा का जो उद्भव रहा है वो वेद को माना गया है, लेकिन आपको प्राचीन की ओर ना जाकर के नवीन जो साहित्य हैं, आधुनिक साहित्य हैं, उन पर विशेष रूप से दृष्टि डालनी है। तो आधुनिक समय में जो गद्य रचनाएं हुई हैं उनका उद्भव, उनका किस प्रकार से उनके प्राचीन काल में उनका जो उद्भव स्थल को बताते हुए आधुनिक की गद्य रचनाओं, आधुनिक की पद्य रचनाओं, आधुनिक नाट्य रचनाएं, जैसे गद्य रचना में अभी अंबिका दत्त व्यास कृत शिवराज विजय हो गए। पद्य रचनाओं में आप आज के जितने दयानंद दिग्विजय आदि जो महाकाव्य हो गए। नाट्य रचनाओं में जैसे भारत विजयम नाटक हो गए। इस प्रकार के बहुत सारे नाटक हुए। तो उन्हें सभी आधुनिक के विषय में आपको इसमें देने होंगे। इससे संबंधित प्रश्न आए हैं, किसी वर्ष गद्य से पूछे गए हैं, किसी वर्ष पद्य रचना, तो किसी दिन नाट्य रचना। तो एक बार आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। उसके बाद आप इकाई 2 में देखें विविध एवं विषयगत वैविध्य परक रचनाएं। इसके अंतर्गत जो 4 प्रकार के विविध रचनाएं हुए हैं और विविध विषयों पर रचनाएं हुई हैं, जैसे कुछ महाकाव्य हैं, कुछ लघु काव्य हैं, कुछ गीति काव्य हैं और कुछ पत्रकारिताएं। महाकाव्य में जैसे दयानंद दिग्विजय हो गए। लघु काव्य में बहुत सारे लघु काव्य के अंतर्गत भी कई ग्रंथों की रचना हुए हैं, उनके विषय में आप देख लें। उसके बाद जो गीति काव्य, जिसमें कि पंडिता क्षमा राव कृत सत्याग्रह गीता हो गए इत्यादि, तथा पत्रकारिता में अप्पा शास्त्री, रवाशी वाडेकर आदि हुए, जैसे संस्कृत चंद्रिका, इस प्रकार के संस्कृत रत्नाकर, ये सब पत्रिकाएं हुई हैं। तो इन पर आप एक बार दृष्टि डालें। फिर आते हैं अनुदित साहित्य। अनुदित साहित्य जो प्रश्न आप पूछे जाते हैं उसके अंतर्गत अनुदित साहित्य के विषय में कि इसके अभिप्राय को बताएं, इसका अर्थ क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, या अनुदित साहित्य का अभिप्राय, इसके विषय में प्रश्न पूछे गए हैं। तो कोई भी साहित्य का, किसी भाषा साहित्य का अन्य भाषा में उसका जब हम अनुवाद करते हैं तो वो अनुदित साहित्य कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो साहित्य हैं, जो साहित्यों, जिन अन्य भाषाओं के साहित्यों का संस्कृत में अनुवाद हुआ, जो संस्कृत के साहित्यों का अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है, उन सब के साहित्यों के विषय में आपको बताने होंगे। तो जैसे कि अलिफ लैला का जो अनुवाद आपको मिलता है अप्पा शास्त्री राशि वाडेकर के कल्पद्रुम जो पत्रिका थी, उसमें उन्होंने इसका संस्कृत में अनुवाद किया था। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं। इकाई 4 जो कि प्रमुख साहित्यकार है, इस पे एक बार आप विशेष रूप से ध्यान दें। इसके अंतर्गत बहुत सारे साहित्यकारों के विषय में दे रखा होगा, आपने देखा होगा, लेकिन
मेरे विचार से आपके पाठ्यक्रम में जो अन्य पुस्तकें लगी हैं, जैसे कि प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र कृत जानकी जीवनम, पंडिता क्षमा राव कृत मीरा लहरी, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी की उपाख्यान मालिका तथा आचार्य देवा प्रसाद द्विवेदी की साय काव्य अलंकार कार्य। तो ये जो आधुनिक चार साहित्यकार हुए, तो मेरे विचार से केवल इन चारों के ही जीवन परिचय और उनके रचना जो संसार है, जो उनकी साहित्य सर्जना है, जो उनके कर्तृत्व है, उनके विषय में आप कर लें। तो मेरे विचार से आपको इकाई 4 के अन्य साहित्यकारों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे भी वो प्रश्न में पूछे गए, अब तक के जितने भी प्रश्न आए हैं उसमें किसी न किसी वर्ष, हर वर्ष किसी न किसी साहित्यकारों के विषय में पूछा गया है। किसी वर्ष प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र के बारे में पूछा गया है, तो राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के विषय पूछा गया है, या पंडिता क्षमा राव या रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में पूछा ही गया है, क्योंकि उनकी पुस्तकें इसमें ऑलरेडी है, इसमें आपके पाठ्यक्रम में। तो इन चारों के प्रमुख साहित्यकार में केवल आप इन चारों को पढ़ लेंगे तो आपके अन्य पुस्तकों के भी रचनाकारों के की तैयारी हो जाएगी। तो इसमें जो आपको याद करना है वो 4 प्रमुख रचनाकारों के विषय में पढ़ लें। तो इस खंड से जो मुख्य से प्रश्न आने वाले हैं वो वे आपके या तो गद्य रचना या पद्य या नाट्य रचना। स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि कौन से रचना का उद्भव और विकास एवं उनके उदाहरण ग्रंथ आएंगे, क्योंकि हर वर्ष किसी न किसी के विषय में पूछा गया। तो मेरे विचार से आधुनिक गद्य रचनाएं, आधुनिक पद्य रचनाएं, आधुनिक नाट्य रचनाओं के विषय में आप लोग पढ़ लें। इसके अतिरिक्त विविध वैविध्यपरक विषय में आप लघु काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य और पत्रकारिता, इसकी तैयारियां कर लें। अनुदित साहित्य में अनुदित साहित्य के अभिप्राय को पढ़ लें, आपकी उनकी पुस्तकों में दे रखा है। और जो संस्कृत से अन्य भाषा साहित्यों का संस्कृत साहित्य में अनुवाद हुआ है उनको पढ़ लें, और संस्कृत साहित्यों का जो अन्य भाषा में अनुवाद हुआ उसे भी एक बार देख लें। प्रमुख साहित्यकारों में केवल आप इन 4 साहित्यकारों के विषय में पढ़ लें। इसके बाद हम आते हैं जानकी जीवनम। जानकी जीवनम जिसके रचनाकार प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र है, ये 21 सर्गों में निबद्ध एक महाकाव्य है, जिसमें कि प्रश्न जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं वो इसके रचनाकार के विषय में, कि इनके रचनाकार के जीवन परिचय एवं उनकी रचना के संसार या उनके साहित्य रचना के विषय में बताएं। तो प्रथम प्रश्न इस खंड से ये होगा। दूसरा, कभी कभी जानकी जीवनम के वर्ण विषय या प्रतिपाद्य विषय या इसके विषय वस्तु पर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको 21 सर्गों के विषय में लिखना होगा। वैसे प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, लेकिन किसी वर्ष किसी असाइनमेंट में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, तो एक बार उसे देख लें आप। उसके बाद जो मूल रूप से प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रथम सर्ग का सारांश या द्वितीय सर्ग का सारांश। प्रथम सर्ग का सारांश, जिसमें कि राजा जनक के द्वारा आश्रम जाना, अपने ऋषि के आश्रम जाना, उसके बाद सीता जी की प्राप्ति होना और उन्हें लेके महल जाना, ये प्रथम सर्ग में। द्वितीय सर्ग में पिता के प्रति जो सीता जी का जो स्नेह है, जो अन्य सेविकाओं द्वारा उनके कार्य को लेकर जो प्रतिस्पर्धा है, इस पर ये पूरी बातें कही गई हैं। उनके शिशु काल का वर्णन दे रखा है इसके विषय में। तो प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग में ही दे रखा है, लेकिन इससे प्रश्न कैसे आते हैं, इसके जो प्रश्न का प्रारूप है थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि कभी पूछा जाता है कि प्रथम सर्ग में जैसे 55 पद्य दे रखे हैं, श्लोक दे रखे हैं, तो कभी 1 से लेके 25 तक के कथानक को बताने को कहा जाता है, या फिर 26 से 55 तक के। तो जब आप इसको पढ़े तो आप इसको ध्यान दें कि 1 से 25 तक में कहाँ तक की कहानी दे रखी है और 26 से 55 तक में। तो इस प्रकार से 2 भागों में इसे स्प्लिट करके आप इसको पढ़ें। उसके बाद इससे जो प्रश्न आते हैं, तो प्रथम सर्ग का सारांश पढ़ लें आप लोग, द्वितीय सर्ग का भी सारांश पढ़ लें। कभी कभी आता है कि प्रथम सर्ग के 1 से लेकर के 25 तक के पद के कथानक को लिखें, तो आपको उतने तक की कहानी को लिखनी होगी, पूरे सर्ग की कहानी को नहीं लिखनी होगी। तो ये 4 प्रश्न मैंने बताए प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र के जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं। दूसरा, जानकी जीवनम के प्रतिपाद्य, जिसमें 21 सर्गों के बारे में आपको लिखना होगा। उसके बाद प्रथम सर्ग का सारांश या कथानक या द्वितीय सर्ग का सारांश। इसके अतिरिक्त या तो प्रथम सर्ग के 1 से लेके 25 या 26 से 55
द्वितीय सर्ग के 1 से 25 या 26 से 51 इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। फिर इसी पुस्तक से संबंधित कुछ श्लोकों की ससंदर्भ व्याख्या आती है। तो अब तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं, अब तक के जो श्लोक पूछे गए हैं, वो जानकी जीवनम के प्रथम सर्ग के 1 से लेके 21 तक के श्लोकों के मध्य पूछे गए हैं। तो मेरे विचार से आप लोग 1 से लेकर के 25 तक, 21 तक पूछे गए हैं, तो मेरे विचार से आप 1 से 30 तक के श्लोक को देख लें, सिर्फ प्रथम सर्ग के 1 से लेके 30 तक, क्योंकि 21 तक के प्रश्न आ चुके हैं। हो सकता है कि आगे के प्रश्न पूछे जाएं 21 के बाद के, तो मेरे विचार से 1 से लेकर के 25 या 1 से लेकर 30 तक के श्लोकों को आप एक बार देख लें। उसके अतिरिक्त जो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, वे आपके बस इतने ही प्रश्नों की आप तैयारियां कर लें। जब अभिराज राजेंद्र मिश्र के जीवन परिचय, उनकी रचना, उसके अतिरिक्त प्रथम सर्ग का सारांश, द्वितीय सर्ग का सारांश, श्लोकों की जो तैयारी करनी है, ससंदर्भ व्याख्या करनी है, 1 से लेकर के 25 या 30 तक कर लें, तथा उसके अतिरिक्त 1 से लेके 26 तक के कथानक को अलग पढ़ें, 26 से लेके 55 तक के कथानक को अलग पढ़ें। इस प्रकार से आपको इतनी चीजों की इस खंड की तैयारियां करनी है। उसके बाद आते हैं मीरा लहरी, जो कि पंडिता क्षमा राव की रचना। मीरा लहरी में भी आपको सबसे प्रथम प्रश्न जो है पंडिता क्षमा राव के का जीवन परिचय एवं उनकी रचना के बारे में पढ़ लें। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 2 खंड दे रखे हैं, तो अगर प्रश्न केवल इतना आता है कि मीरा लहरी का प्रतिपाद्य लिखे या कथानक लिखे, तो आपको दोनों खंड को देना होगा। केवल अगर एक पूछा जाए तो केवल आपको एक ही खंड को ही देना होगा। तो इसमें जो है 2 खंड है, उनके पूर्व खंड और उत्तर खंड है। अगर मान लीजिए पूर्व खंड का केवल प्रथम खंड, जिसका पूर्व खंड है, उसके में आते हैं, तो आपको उसमें 6 चीजें दे रखी हैं, उसको आपको बताना होगा। सबसे पहले तो कुर्की नगर का वर्णन, उसके बाद मीरा के जो पिता थे रत्न सिंह, उनका वर्णन, फिर मीरा का जो वैदुष्य था और जो उनकी उनकी जो जीवनचर्या थी उसके विषय में, फिर उनकी जो अवस्था रही थी, जो कृष्ण की भक्ति में लीन होकर जो उनकी अवस्था हुई थी और जो उनकी दशा थी उसके विषय में, और फिर दिव्य वाणी सुन करके वह वृंदावन की ओर जब उन्होंने प्रस्थान किया था, ये सारी बातें प्रथम खंड पूर्व खंड में दे रखा है। उसके बाद जो द्वितीय खंड है, जिसे उत्तर खंड है, उसके अंतर्गत मीरा के प्रति जो पति थे उनकी मृत्यु, मीरा के फिर जब परिवार में कलह से त्रस्त होके जो उन्होंने तुलसीदास को पत्र लिखा और उस पत्र के जवाब जो तुलसीदास ने दिए वो, उसके बाद मीरा का गृह त्याग करना और मार्ग में आने वाले कष्ट तथा उनका पुनः वन की ओर चला जाना और वहां जाके उपदेश देना और जो उन्हें भक्ति का फल प्राप्त हुआ, उसके विषय में द्वितीय खंड में दे रखा है। तो इस प्रकार से आप इनके प्रथम खंड और द्वितीय खंड दोनों को पृथक पृथक रूप से पढ़ लें, और अगर इनकी व्याख्या करनी आती है, प्रथम खंड में आप वे सारी बातों को बताएंगे जो प्रथम खंड में दे रखे हैं, द्वितीय खंड में भी आप उनके पति के मृत्यु के बाद उनका पुनः उपदेश देना और किस प्रकार से वे उन्हें उनकी तपस्या का फल मिला, उन सबों को आप बताएंगे। इसके अतिरिक्त जो एक और प्रश्न आते हैं, वो कुर्की नगर का वर्णन भी इस खंड से प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं खंड 4, जो कि उपाख्यान मालिका है प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का। इससे भी वही मूल प्रश्न जो है, इनका जो रचनाकार है उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लें। इसके अतिरिक्त अगर वर्ण विषय केवल पूछा जाता है, उपाख्यान मालिका के वर्ण विषय केवल पूछे जाएंगे, तो आपको इसमें दिए गए चारों उपाख्यान, इसमें जो 4 स्टोरीज दी गई हैं, 4 उपाख्यान दे रखे हैं, उन चारों को देना होगा और हर उपाख्यान का आप नाम याद कर ले, क्योंकि कभी कभी प्रथम उपाख्यान बोल देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम उपाख्यान का नाम क्या है, तभी आप उस उपाख्यान का कथानक, उसकी समरी, उसका सारांश आप लिख सकेंगे। तो अगर प्रश्न आता है कि उपाख्यान मालिका के विषय वस्तु पर प्रकाश डाले, तो आप इनके चारों उपाख्यान, विचित्रोपाख्यान, मायाविनी उपाख्यान, अभिनव शाकुंतलम तथा मदन दहन, चारों उपाख्यानों की पृथक पृथक कहानियों को आप लिखेंगे और उनमें किस विषय में बात बताई गई उसे आप बताएंगे। जैसा कि विचित्रोपाख्यान, इसमें विचित्र देश में रहने वाले जरदगो की कथा है।
द्वितीय उपाख्यान मायाविनी, इसमें मालिनी नदी की दुर्दशा का वर्णन किया है। अभिनव शाकुंतलम आज के समय में जो शिक्षा, भारतीय शिक्षा में जो त्रुटियां आ रही उसके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास किया है साहित्यकार ने। और मदन दहन में शिव और पार्वती के आदर्श जीवन का प्रभाव है जो वर्तमान समय में उसका चित्रण साहित्यकार ने किया है। तो ये 4 उपाख्यान है। तो या तो अगर केवल उपाख्यान मालिका के वर्ण विषय का आएगा तो चारों उपाख्यान के कथानक को लिखना होगा, लेकिन अब तक के जो प्रश्न आए हैं या तो प्रथम उपाख्यान का कथानक पूछा गया है या द्वितीय उपाख्यान का। लेकिन हो सकता है, संभावना है कि इस बार तृतीय उपाख्यान का पूछ ले या फिर अभिनव शाकुंतलम का पूछ ले। तो इस प्रकार से जितने ये उपाख्यान दे रखे हैं इन सभी उपाख्यानों को आप एक बार देख लें और इसकी अच्छी प्रकार से तैयारियां कर लें। तो इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो मूल रूप से जो इसके रचनाकार हैं उनका जीवन परिचय एवं उनके साहित्य रचना के विषय में। दूसरा उसके प्रति उपाख्यान मालिका के प्रतिपाद्य, तो उसमें चारों को लिखना होगा, या फिर पृथक पृथक रूप से उपाख्यान मालिका के प्रथम का कथानक, द्वितीय का कथानक या तृतीय या चतुर्थ, इन सबों को आप लोग एक बार देख लें। अब आते हैं जो अंतिम पुस्तक है खंड 5 काव्य अलंकार कारिका, जिसके रचनाकार जो हैं वो महामहोपाध्याय रेवा प्रसाद द्विवेदी जी है। इसके अंतर्गत भी जो आपको मूल रूप से इनके जीवन परिचय, इनकी रचना के विषय में आपको जानना है। दूसरी चीज जो इसमें बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं अलंकार की अवधारणा के विषय में कि उन्होंने अलंकार की अवधारणा के विषय में क्या कहा है, तो अलंकार के बारे में उनका क्या अभिप्राय था। तो जो साहित्य संप्रदाय हुए काव्य शास्त्र में, जो 6 संप्रदाय हुए काव्य की आत्मा को लेके, किसी ने रस कहा, किसी ने अलंकार कहा, किसी ने ध्वनि कहा, किसी ने रीति कहा, किसी ने वक्रोक्ति और ध्वनि। तो पहले आप इन सबों की भूमिका देते हुए अलंकार की अवधारणा पर आएंगे। सबसे पहले तो आप अलम शब्द को बताएंगे, अलंकार शब्द में अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति को बताएंगे और अलम शब्द के विषय में बताएंगे, क्योंकि रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने ब्रह्म का वाचक बताते हुए अग्नि पुराण से एक एग्जाम्पल को कोट किया। उसके बाद उन्होंने इसके अलंकार का उन्होंने लक्षण दिया है, अलम भावो अलंकार, इस प्रकार से उन्होंने अलंकार का लक्षण दिया। सबसे पहले आप अलंकार में अलंक शब्द के बारे में बताएंगे, उसके बाद अलंकार का लक्षण देंगे। लक्षण देने के बाद आप काव्य की जो आत्मा है अलंकार को माना गया है उसके विषय में आप बताएंगे। इस प्रकार से आप अलंकार की अवधारणा को बताएंगे। इसके अतिरिक्त काव्य का लक्षण, काव्य का हेतु और काव्य का प्रयोजन भी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे गए हैं कि काव्य का लक्षण क्या है। तो जैसा उन्होंने कहा है काव्य के लक्षण के विषय में आनंद कोश, शब्द ब्रह्म, विभाविता, अलंकार, अलंकृतार्थ, संवित्ति और सर्वमंगल, ये सारी चीजों को उन्होंने काव्य के लक्षण के रूप में जाना है। उसके बाद काव्य के हेतु के लिए उन्होंने प्रतिभा को माना है, इसको एक बार पढ़ लेंगे। सबसे संबंधित चीजें आपके दे रखी हैं आपके पुस्तकों में। और काव्य के प्रयोजन के विषय में उन्होंने ये कहा था कि कवि के लिए किसी प्रयोजन की जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार सुबह के समय में चिड़ियों को चुकार करने के लिए कोई प्रयोजन नहीं होता, उसी प्रकार कविता के निर्माण में कवि का कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो कभी कभी या तो कभी अवधारणा पूछे जाते हैं, कभी काव्य के लक्षण पूछे जाते हैं, कभी काव्य के हेतु या काव्य के प्रयोजन। इसके अतिरिक्त तो काव्य के आत्म तत्व के विषय में भी कहीं कहीं पे पूछा गया है। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न आए हैं वो काव्य का स्वरूप, साहित्य शब्द का विवेचन और रस की काव्यात्मकता की समीक्षा। तो इस प्रकार से इस खंड से जो आने वाले प्रश्न की संभावना है वो महामहोपाध्याय रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में, उनके जीवन परिचय और उनकी रचना, कभी कभी उनके अवदान के बारे में, उनका योगदान क्या रहा है। तो योगदान में आप अलंकार की अवधारणा जो उनकी रही है वो बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने अलम शब्द को ब्रह्म का वाचक बता करके उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से बताया है। तो एक बार आप अलंकार की अवधारणा को पढ़ लें। अगर योगदान आता है तो आप उनके विषय में ये बताएंगे। जब योगदान की बात आएगी तो आप उनमें इन चारों चीजों को लिखेंगे, आप उनके अलंकार की अवधारणा को भी लिखेंगे, उन्होंने जो काव्य का लक्षण बताया है, जो हेतु बताया, जो प्रयोजन बताया, इन चारों चीजों को उसमें आप मेंशन करेंगे। इसके अतिरिक्त भी प्रश्न आए हैं, जैसे काव्य के आत्मतत्व की विवेचना के बारे में पूछा गया है, काव्य के स्वरूप से संबंधित भी प्रश्न आए हैं, शब्द अर्थ भी आए हैं
और साहित्य शब्द की विवेचना पर भी आए हैं। तो इस प्रकार से मेरे विचार से इस खंड में जितनी भी इकाइयाँ दी गई हैं, इसमें भी कुछ-कुछ चीज़ों पर आप में मूल रूप से तो आप इनकी अवधारणा, लक्षण, हेतु, प्रयोजन इन पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसके अतिरिक्त जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो काव्य का स्वरूप, शब्दार्थ, साहित्य शब्द का विवेचन और इसकी काव्यात्मकता की समीक्षा। तो इस प्रकार से आप इन सभी चीज़ों की तैयारियाँ करेंगे। तो ये आपके सारे खंड हो गए और आपको इस प्रकार से आपको तैयारियाँ करनी है और जो विशेष ध्यान देने वाली बात वो ये है कि आप लोग ऐसा करें कि जो पूर्व परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हैं, जो कि 2021 से आपके एग्जाम्स होने शुरू हुए थे, तो तब से लेकर के अभी तक जितने भी प्रश्न एग्जाम्स हुए हैं उनके प्रश्न पत्रों के को एक बार देख लें और जो असाइनमेंट्स आप लोगों ने बना रखे हैं उनको जरूर देख लें, पूर्व के वर्षों के असाइनमेंट्स और असाइनमेंट जो अभी जो जून के जो असाइनमेंट रहे हैं उनको भी एक बार जरूर देख लें और पूर्व प्रश्न पत्रों को भी जरूर देख लें और इस प्रकार से आप तैयारियां करें और मेरे विचार से आप कि इस प्रकार से अगर आप तैयारियां करते हैं तो आप अच्छे प्रकार से उत्तीर्ण होंगे और आप लोगों के लिए मन में शुभकामना रखते हुए मैं आगे के वीडियो को बनाने के लिए पुनः प्रयास करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।